हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विके सर में। तो आज हम लोग फिर से अपने नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कक्षा 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक रहता है कि समझ लीजिएगा कि ये आपके 4 नंबर या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो उसमें आपका एक संबंधित टॉपिक रहता है कि जो आपके उप से संयोजक यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग आज आईयूपीएसी नेम को लेकर के ही चर्चा करेंगे जो उसमें आमतौर पर पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आईयूपीएसी संबंधित नॉर्मल जो क्लासेस थी, जो आपको समझने लायक चीज़ें थी, मैंने उसका डिस्कशन कर दिया था। आज हम लोग आईयूपीएसी को लेकर के ही चर्चा करेंगे, उप से संयोजक यौगिकों को लेकर के। जो वो उप से संयोजक यौगिक दिए जाते हैं तो उनका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिखने वाले हैं उप सहसंयोजक उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत बनी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब इसमें जो है मैं ओरल ही तुमको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, समझाना मेरा कार्य है, समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट जो याद करने वाला है तो वो है कि जो आपके आयन होते हैं, आयनों का सही क्रम मालूम होना चाहिए। आयनों का सही क्रम क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है। तो आयनों का सबसे पहले जो सही क्रम है वो ये है कि सबसे पहले धन आयन आएगा। क्या आएगा भैया? धन आयन आता है। धन आयन के बाद में ये पहले आपका आ जाएगा। पहले क्या आएगा? पहले धन आयन आएगा और बाद में आपका ऋण आयन आएगा। ऋण आयन आएगा। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि जो आयन, अब तुम लोग यहाँ पे वो टेंशन में पड़ गए सर आयन कैसे होते हैं, फिर वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, या बोला जाए कि उसका जो यौगिक होता है वो कैसे लिखा होता है, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा धनायन होता है कौन सा ऋण आयन होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा कोई हमारे पास उप से संयोजक यौगिक दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है K4 NH3 का 6, ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जो यहाँ पर बड़े वाले या छोटे वाले ब्रैकेट के पहले जो चीज लिखी हुई है, यहाँ पर K4 जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं धन आयन। क्या बोलेंगे? धन आयन। बहुत आराम से टॉपिक को समझेंगे। और जो ये ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन जितना दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग जानते हैं ऋण आयन के रूप में। किसके रूप में भैया? इसे हम लोग कहते हैं ऋण आयन पूरा। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हम लोग आयनों का सही क्रम ढूंढ रहे हैं वो यही होगा कि यदि ये हमारा कोई आपका यौगिक दिया गया है, उप से संयोजक यौगिक के नाम से इसे जाना जाता है। नाम भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, बट यहाँ पे आपको गौर से ध्यान से मेरी बात को सुनना है। तो यहाँ पर ये आपका धनायन हो गया है जो ये ब्रैकेट के पहले लिखा है, और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टोटल उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। या कभी कभी होता क्या है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे FeCN का 6 ब्रैकेट बंद कर दिया है और लास्ट में मैंने Cl कर दिया है। एक ये फॉर्मूला एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पर जो आपका ये पहले दिखाई दे रहा है, अब ये बन जाएगा धनायन। ऐसा नहीं है कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया जाएगा उसको ही आप ऋणायन बोलोगे और जो बाहर दिया जाएगा उसको आप धनायन बोलोगे, ऐसा नहीं है।
जो पहले आ जाए, जो भी पहले, चाहे ब्रैकेट के अंदर हो चाहे ब्रैकेट के बाहर हो, उसे हम लोग धनायन ही मानते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, धनायन। तो अब ये किसका कार्य करेगा, धनायन के रूप में कार्य करेगा। और ये किसके रूप में कार्य करेगा, ये आपका ऋणायन के रूप में कार्य करेगा। यदि आपने ये टॉपिक समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? मैं सभी का कमेंट भी देखूंगा। जो बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो उसके लिए मैं एक प्रशंसा की मेरे लिए बात हो जाएगी कि उसको मैं आशीर्वाद ही देता चला जाऊंगा कि वास्तविक जो मैंने समझाया है, पढ़ाया है, वो अगले हमारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। यदि ये वीडियो समझ में आ रहा है आपको, ये लेक्चर की वास्तविक ये हमारे लिए उपयोगी है और इसका हर एक टॉपिक मुझे समझ में आ रहा है, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ये पॉइंट लिख दिया है कि जो आयन का सही क्रम होता है वो क्या होता है। तो पहले आपका आएगा कि जो आपका धनायन होगा, बाद में जो आता है उसे हम लोग ऋण आयन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, उपसहसंयोजक परिसर। उपसहसंयोजक परिसर, उपसहसंयोजक परिसर, या जिसको हम लोग कह सकते हैं समन्वय सत्ता का नामकरण, या हम लोग कह सकते हैं समन्वय संख्या, समन्वय सत्ता का नामकरण, का नामकरण। अब आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो सहसंयोजक परिसर होता है वो क्या होता है, जरा इस पे मुझे कौन बताएगा, बताइए। उपसहसंयोजक परिसर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपका लिगेंड लिखा जाएगा, ठीक है, उसको पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है उसको ही हम लोग उपसहसंयोजक परिसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको जिसका नाम है CONH3 का 6 ब्रैकेट बंद है और यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ है। अब आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने एक ये परिसर लिखा हुआ है ना, जो ये पूरा यौगिक लिखा हुआ है, इसको ही उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं या समन्वय सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं इसका नाम बताऊं तो नाम क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको नाम दे रहा हूं, इसके बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके लिगेंड होते हैं तो लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उनके ऊपर धनावेश होता है, कभी कभी ऋणावेश आता है और कभी कभी वो उदासीन होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये आपको दिया हुआ है, इसको याद करने से पहले एक मिनट इसको जरा साफ कर देता हूँ भैया। तो इतना चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, आप लोगों को यही चीज समझाने वाला हूँ। तो दिया गया है उपसहसंयोजक जो परिसर या समन्वय सत्ता का नामकरण होता है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जरा इनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले लिखा हुआ कि सर्वप्रथम में लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारा ये लिगेंड दिया जाता है बेटा, बीच में लिगेंड होता है और जो पहले दिया जाता है ब्रैकेट के बाहर या बड़े ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसे लिगेंड कहते हैं, छोटे ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसे हम लोग केंद्रीय धातु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम में लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये आपका क्या है, लिगेंड एमीन, और इसी के साथ दूसरा अगर कोई लिगेंड और साथ में दिया होता, जैसे हम लोग कह देते हैं CN साइनाइड दिया जाता, तो उसके दो आपके लिगेंड आ जाते हैं। तो उनका जो क्रम होता है, तो अंग्रेजी के वो जो वर्णमाला होते हैं अल्फाबेट के हिसाब, जैसे पहले आपका एमीन तो वो ए से शुरू होता है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, साइनाइड वो C से शुरू होता है तो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, तो यही उसका सही क्रम हो जाता है। तो सर्वप्रथम में लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं,
ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। इसके बाद में जब आप इसे लिख लोगे तो दूसरे स्टेप में क्या करोगे, केंद्रीय जो धातु है उसका आप नाम लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट करना है कि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, वो चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करिएगा यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यही आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये CONH3 का होल 6 और पावर 2 लगी हुई है प्लस की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलिए, सर्वप्रथम लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड हमारे पास कौन है, एमीन है, परंतु एमीन के कितने अणु लगे हुए इसमें है, 6। तो 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सा। क्या भैया बोलते हैं, हेक्सा। तो इसका नाम भैया मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ये हो जाएगा हेक्सा। लगा कौन है, एमीन। तो यहाँ क्या रहेगा भैया, ये एमीन रहेगा, हेक्सा एमीन। अब आइए इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी हो गई है, जो छोटे ब्रैकेट के बाहर है। तो छोटे ब्रैकेट के बाहर कौन है, CO क्या कहते हैं भैया जी, कोबाल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलते हैं कोबाल्ट। ठीक है, ये हो गया है कोबाल्ट। अब इसके बाद में जब आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया है कोबाल्ट, तो इसके बाद में इसने क्या बोला है कि केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन पद्धति में कोष्टक में लिखते हैं। तो यहां हमने क्या लगा दिया भैया, कोष्टक। ठीक है, और अब इसका मुझे निकालना क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी, केंद्रीय परमाणु की, मतलब CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या में आपको निकालना इधर सिखा देता हूं। जैसे हमें CO की निकालनी है तो CO को CO रहने दो, प्लस यहां पर क्या है, अमोनिया NH3 है। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, किस फॉर्म में होती है, ये आपकी जो होती है वो मालूम होना चाहिए, एमीन के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है उसका जो IUPAC नेम लिखा जाता है, तो न्यूट्रल उदासीन होने के कारण इसका नाम एमीन पड़ जाता है, इसके उप संयोजक में इसका नामकरण करने के लिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। इसकी अक्ष में कितनी होती है, 0, और 6 अणु इसमें भाग ले रहे हैं, 6 से गुणा कर दीजिएगा, बराबर आ जाइएगा। यहाँ पर कितने इसके ऊपर आवेश है, 2 आवेश है, तो इसको प्लस का 2 लिख दीजिएगा। तो CO + 0 बराबर 2। तो CO बराबर कितना आ जाएगा भैया, CO बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ गया है, 2। तो यहाँ पर 2 को लिखेंगे रोमन में, ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर दीजिएगा, आयन। ठीक है, तो आपका ये इसका नाम बहुत अच्छा यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना है कि सर्वप्रथम में आपको क्या करना है, जो भी लिगेंड है उसका नाम लिखना है, कितने उसमें उसके परमाणु भाग ले रहे थे उसकी संख्या को पहले लिखेंगे। तो अगर 6 है तो 6, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 4 है तो टेट्रा आएगा, 5 है तो पेंटा आएगा, है ना, 6 है तो हेक्सा आएगा, उस हिसाब से लिख देंगे। दूसरा जो स्टेप करना है वो ये रहेगा कि उसमें जो केंद्रीय परमाणु धातु है उसका नाम लिखिए, आप लिख दोगे। इसके बाद में आपके पास आएगा जो केंद्रीय परमाणु धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, उसे लिखना है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिएगा आप लोग। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये टॉपिक मालूम होना चाहिए कि जब आप लोगों ने वहां पे सीख लिया था कि हमें किस प्रकार से अपने केंद्रीय धातु को लिखना है, अब उसमें बेटा कुछ लिगेंड प्रयोग होते हैं। ठीक है, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ धनायन होते हैं, और कुछ आपके वहां पर ऋणायन वाले होते हैं, है ना, ऋणावेशित वाले होते हैं। तो उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट उन्हीं को समझना पड़ता है, तो आपको बारीकी से हर चीज को समझना है। तो आइए जरा यहाँ पर, तो दिया गया है लिगेंड का नामकरण। तो पहला आपको दिया गया है कि ऋणावेशित लिगेंड का नाम लिखने के बाद में O आना चाहिए। आपको ये प्रथम वरीयता दी जाती है कि इसको आपको याद करना है भैया, समझना है। घर में जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये चीज आपको आसान लगेगी। तो यहाँ पर है कि यदि आपके पास H- आ जाए
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो बोलेंगे। क्या भैया बोलेंगे, हाइड्राइडो। लास्ट में ओ आया कि नहीं आया, हाइड्राइडो बोलते हैं। यदि आपका यहाँ पे दिया जाता है O-2 चार्ज, तो इसे हम लोग ऑक्साइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइडो बोलते हैं। यदि यहाँ पे O2-2 चार्ज दिया जाता है, यहाँ पर खाली अकेला ही O था जिसके ऊपर -2 था, तो इसका नाम बोलेंगे ऑक्साइडो। यहाँ पर O2 दिया है, इसका यहाँ पर -2 आवेश दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सो, पेरोक्डो, पेरोक्डो। क्या बोलेंगे, पेरोक्डो। ठीक, पेरोक्सो बेटा, पेरोक्डो नहीं, पेरोक्सो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये आपका दिया है NH2-1 चार्ज, NH2-1 चार्ज दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइडो। क्या भैया बोलते हैं, इसको बोला जाता है एमाइडो। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में नीचे देखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि उदासीन लिगेंड का नामकरण या उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो जो बेटा आपके उदासीन होते हैं उसे हम लोग नॉर्मल नेम के ही नाम से जानते हैं। जैसे यदि मैंने यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग यदि बीच में आपका लिगेंड के रूप में यदि जल आ जाता है, H2O आ जाता है, तो उसका नाम लिखेंगे एक्वा से। क्या लिखते हैं, एक्वा से, AQUA, एक्वा हो जाएगा। जब आपका जैसे एमीन दिया जाता है, NH3 दिया जाए, तो उसे हम लोग एमीन के नाम से जानते हैं। यदि NO दिया जाता है, तो इसको हम लोग नाइट्रोसिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नाइट्रोसिल के नाम से जानते हैं। यदि आपका CO दिया जाता है, तो उसको हम लोग कार्बोनिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया, कार्बोनिल के नाम से जानते हैं। एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि यदि आपको इसमें किसी का भी नाम लिखना हो, पहला लेटर आप कभी भी कैपिटल नहीं बनाओगे, याद रखना है। कभी भी भूल करके कैपिटल लेटर नहीं बनाओगे, चाहे आप बीच से शुरुआत करो चाहे प्रारंभ से शुरुआत करो, तो हमेशा ही हमेशा आपका स्मॉल लेटर ही बनेगा, याद रखना है। यदि आप ये गलती कर देते हो तो आपका ये नाम गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखो सभी को दिखा दिया हूं कि यहाँ पर समझने का टॉपिक यही है कि आपको किसी भी भाषा में कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आगे देखिएगा।